हाय फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो नंबर सिस्टम की यानी थर्ड क्लास है। उसी के आगे हम लोग कुछ नंबर सिस्टम की चीज़ें जो रह गई उसको आज कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज नंबर सिस्टम लगभग कंप्लीट हो जाए और जो भी चीज़ें छोटी बहुत बचेंगी वो अगले वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए देखिए क्या कि पहली क्लास में हम लोगों ने इससे पहले जो सेकंड क्लास हुई थी उसमें नंबर सिस्टम के मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन क्या पूछे थे? एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 0 से लेके 100 तक यानी 0 और 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं हैं। मैंने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि 0 से लेके 100 तक संख्याओं में कितने प्राइम नंबर हैं, यानी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 0 से लेके 100 तक के बीच में, कितनी अभाज्य संख्याएं। तो उसका आंसर आपका 25 था। कितना था? 25, यानी 25 अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 0 से 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 0 से 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 8 अभाज्य संख्याएं। और ये भी बन सकता है, मतलब कहीं से भी नंबर को उठा के पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि 70 से लेके 100 के बीच, यानी 70 से लेके 70 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 70 से लेके या 80 से लेके पूछ सकता है, 50 से लेके 100 के बीच पूछ सकता है। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें सभी नंबर्स मालूम होने चाहिए कि 1 to 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं होती हैं और किस लाइन पे 1 से 10 तक कितने प्राइम संख्याएं, 11 से या 10 से लेके 20 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो मुझे सभी के प्राइम नंबर क्या हैं मालूम होने चाहिए। तो आप चाहो तो उसको अपने हाथ से लिखो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं लिख तो दूंगा, उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम तो बोर्ड से अभी कॉपी कर लोगे और फिर भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि आप अपने हाथ से कॉपी में, मतलब अपने हाथ से कॉपी में लिखो, खुद सोच के कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। समझ गए? तो सभी के प्राइम नंबर आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए, और उनको सब तरीके से याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से कि 100 से बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, 10 से 20 के बीच में कितने आते हैं, 20 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, या 30 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर। तो ऐसे करके आप सभी कॉन्सेप्ट तरीके से याद कर लीजिए इसको। प्राइम नंबर आपको याद होने ही चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो उसको आपको खुद करनी पड़ती हैं। जैसे आपको टेबल है, टेबल याद होनी चाहिए। टेबल लगभग 30 तक तो याद होनी चाहिए, 1 से लेके 30 तक की टेबल आपको कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद क्यूब आपको याद होने चाहिए। क्यूब तो 20 तक मान लो, क्यूब तो याद होने चाहिए। कितने तक? किसी भी नंबर्स के मुझे 20 तक के क्यूब तो पता होने चाहिए। हो सके तो इसको 30 तक के याद कर लो। स्क्वायर आप लोग याद कर सको तो 50 तक के स्क्वायर याद कर डालो। तो अब ये चीज़ें आप लोगों को खुद करनी पड़ेंगी। समझ गए? यानी 50 तक के स्क्वायर हो गए, 1 to 30 तक के ना तुम्हें सभी नंबर टेबल हो गई वो याद करनी है, क्यूब याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं। ये आपको खुद अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी स्टडी आपको खुद करनी पड़ेगी कि सभी के स्क्वायर्स और नंबर के क्यूब याद कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और शायद थे। एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि सबसे 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 97 है। एक आंसर आप ये भी नोट कर लीजिए कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 है। और हमने ये बता चुके सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और ये प्राइम नंबर जो 2 है ये इवन प्राइम नंबर है। और ऑड पूछेगा तो सबसे छोटा 3 प्राइम नंबर, ये मैं बता चुका हूँ। जब ऑड पूछेगा तो 3 प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर पूछेगा तो 2 है छोटे में। 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम, सबसे बड़ा मतलब ये नहीं कि सभी से और प्राइम नंबर बड़े नहीं, बहुत बड़े प्राइम नंबर है। 5 डिजिट का भी प्राइम नंबर बनेगा, लेकिन हमने क्या कहा, 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर तो 97 है। ठीक, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101, 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 2 डिजिट में 97, तो 3 डिजिट में भी 97 है। लास्ट में देख लो ऐसे कि 97 है लेकिन 997। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101,
और 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो 2, ऑड प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो 3। आप लोग को सारे ये आंसर हमने दे दिए हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन थे, इसी टाइप्स के मैंने क्वेश्चन ये पूछे थे कि कौन से प्राइम नंबर है कौन से नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हो गए कल की क्लास के। तो देखिए नंबर सिस्टम में हम लोगों ने काफ़ी तक पढ़ लिया, डिविजिबिलिटी पढ़ ली थी पूरी, और आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे मान लो पहले हम लोग नंबर सिस्टम में आज वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी आपने वास्तविक मान और जाति मान सुने होंगे हिंदी में, इंग्लिश में आपने सुने होंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, तो देखो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे कोई भी डिजिट लिख लो, 4 3 7 8 5, ये डिजिट लिखी है, जिसमें फेस वैल्यू यानी जो वास्तविक मान होता है किसी का, वास्तविक मान, ठीक, वो उस नंबर, वो कोई भी नंबर होगा, वो स्वयं इटसेल्फ नंबर ही फेस वैल्यू होगा। जैसे मैं इसकी फेस वैल्यू पूछूं या किसी भी नंबर मैं पूछूं कि 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो 8 की फेस वैल्यू भाई मेरे यही है, 8 की जो फेस वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 8 ही है, समझ गए। 8 की जो फेस वैल्यू है वो मेरे पास कितनी, 8 है, बात समझ गए। 7 की फेस वैल्यू क्या है, 7 है, यानी वास्तविक मान उनकी 8 और 7 ही हैं। 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि इसका वास्तविक मान ही 3 है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आए कि फेस वैल्यू जो होगी वो सेम वही नंबर होंगे। यानी मैंने 8 की फेस वैल्यू पूछी तो 8, 7 की फेस वैल्यू पूछी तो 7, 3 की फेस वैल्यू पूछी तो 3, 5 की फेस वैल्यू पूछ रहा हूँ तो 5, यानी वास्तविक मान पता चला। यानी मैं पूछूं कि 4 का वास्तविक मान क्या है, तो 4 का वास्तविक मान 4 है, समझ गए। 3 का वास्तविक मान पूछूं तो 3 का वास्तविक मान 3 ही है। बात समझ में आई कि नहीं है। अब यहाँ पर वास्तविक मान की बजाय मैं पूछ लूं कि जाति मान बताइए, यानी प्लेस वैल्यू बताइए। फिर से समझो, इसमें हम जैसे पूछे कि अभी हमने वास्तविक मान पूछा था, फेस वैल्यू पूछी थी, तो वो इसके आंसर हो गए। अब मैं पूछ लूं स्थानीय मान, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालना, ठीक है। तो अब हमने पूछ ली कि प्लेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी, फेस, अब हम प्लेस वैल्यू पूछ लें, यानी स्थानीय मान पूछ लें। तो स्थानीय मान का मतलब, जैसे मैं 5 का स्थानीय मान निकालता हूँ, ये तो अभी एक एक करके करते हैं। जैसे मान लो 8 का स्थानीय मान, तो ये 8 कौन सी यूनिट प्लेस पर, 10th पे है कि नहीं है, तो इंटू, यानी ये देखो भाई मेरे ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, तो इसलिए मुझे क्या करना होता है, 10th प्लेस में है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 80 होगा। अब आप जानते हो कि, अच्छा मैं एक चीज़ और समझाते हैं पहले, फिर इसकी चीज़ में आते हैं। जैसे मान लो मैं इस 85 को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा, 8 × 10 + 5, ऐसे तो लिख दो, तभी तो ये 85 होता है। बात समझ में आए। तो यहाँ पे मुझे प्लस नहीं करना होता है, बस मुझको उसका क्या बताना होता है कि वो किस प्लेस पे है, तो वो 10th प्लेस में है। 10th प्लेस में तो इसलिए 10 × उसकी जो स्थानीय मान है वो कितना है, 80 है। बात समझ गए। तो इसका स्थानीय मान 80, ये जिसे मैं 5 का, किसका, 5 का स्थानीय मान पूछूं कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप 5 का स्थानीय मान क्या बताओगे, यानी 5 का प्लेस वैल्यू क्या बताओगे, 5 × 1, यानी 5 × 1, क्योंकि इसमें कोई भी यूनिट नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। 5 का स्थानीय मान हमारा कितना आ गया, 5, और 8 का स्थानीय मान कितना आ गया, 80। 7 का स्थानीय मान पूछ लूँ तो देखो कितने बाद, 1 2, यानी 2 डिजिट के बाद है, तो आप डायरेक्ट रख दो 20, काम खत्म, ये आ गया। यानी 7 का स्थानीय मान आ गया ना 700। 4 का स्थानीय मान पूछ ले कोई, तो कितनी डिजिट है, काउंट कर लो, 1 2 3, यानी उस 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 है, तो आप क्या कर दो, 3 0 यहाँ पे चिपका दो, काम खत्म हो गया। 3, यानी 4 का निकाले, जैसे मान लो 3 का कोई स्थानीय मान पूछ ले, तो डिजिट तुरंत चेक करिए, 1 2 3 4 डिजिट है, ये काम खत्म हो गया, ये स्थानीय मान हो गया 3 का। बात समझ में आई, नहीं बात समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ भाई। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिए। यानी प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं, फेस वैल्यू को हम वास्तविक मान कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये समझ लिए कि स्थानीय मान क्या होते हैं
और वास्तविक मान क्या होते हैं। आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, स्थानीय मान और वास्तविक मान किसको कहते हैं। अब इसी पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। 4 का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 4 यानी यहाँ पे जो डिजिट लिखी है यही लिख लीजिए। 4 का स्थानीय मान और वास्तविक मान, स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या है, यानी डिफरेंस। अब आप लोग लिख लीजिए इंग्लिश में, डिफरेंस बिटवीन 4 यानी डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4, यानी 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की हमें अंतर बताने हैं। तो बताइए भाई, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के अंतर क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा। जल्दी करिए, कमेंट में आंसर टाइप करिए, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया होगा। चलिए देखिए, मैंने क्या कहा था कि 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए। तो देखो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 की जो प्लेस वैल्यू जो इसका स्थानीय मान है, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यानी 4 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट का क्या कर दो, 3 0 पुट कर दिए, ये बन गया। अब 4 की प्लेस वैल्यू तो ये हो गई, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 4 स्वयं है, माइनस करा दिया। अब जो आंसर आएगा वही मेरा क्या आंसर हो जाएगा, 10 में से 6 9 9 3, सही है, 3996 ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। तो ये आपका क्या है आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन इतना टफ नहीं आते हैं ना, इसमें कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ आता है, हमें बस मालूम होना चाहिए तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी और आप लोग करिए, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है। 1x 5x 1x 5x 0 1 0 1। अब ये बताना है आपको कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू वाट इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। यदि यह नंबर 11 से डिविजिबल है, यदि यह नंबर 11 से डिविजिबल है, यानी यह नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें x के मान बताइए। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो मुझे x के मान बताने हैं। बात समझ गए, बस और कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू आपको बतानी है, ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 11 से, काम खत्म। ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट में इसके आंसर टाइप कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको भी रब कर रहा हूँ आज। और देखिए अब आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें। आज नया कॉन्सेप्ट एक हम लोग पढ़ते हैं, फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर या इकाई का अंक निकालना, यानी यूनिट नंबर फाइंड करना किसी भी नंबर का, या मैं से हिंदी में कह सकते हैं इकाई अंक निकालना, इकाई अंक फाइंड करना। जैसे हम ये कहें, जैसे नंबर लिखा 15 12 18 6 7 9 2। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि इसका मल्टीप्लाई करने पर जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो क्या आएगा, या मैं से पूछ लें इसको मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछना जाए जब क्वेश्चन पूछेगा कि इकाई अंक क्या है, यूनिट नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या यूनिट नंबर आएगा,
बता सकते हो बहुत आसानी से। बताइए क्या आएगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए क्या है, अब आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है। जैसे देखो यहाँ 15 है और 2 बहुत जगह पे है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 15 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 30। तो अब एक चीज़ बताओ, हम कितना भी मल्टीप्लाई कराएं 30 आ गया ना, यहाँ 5 मिल गया, 2 मिल गया, 0 बन रहा है, तो यूनिट नंबर जो इकाई का अंक होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जो यूनिट नंबर होगा यानी जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जो इकाई अंक आएगी वो 0, क्योंकि 0 अब यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, तो इसका यूनिट नंबर जो होगा, जो इकाई का अंक होगा वो मेरा क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि जैसे यूनिट नंबर हमें निकालनी है तो वो क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इस नंबर के। तो ऐसे क्वेश्चन को ही हमें क्या करना है, सीखना है। तो अब एक चीज़ देखो भाई, कि जैसे मान लो किसी नंबर को कितने भी डिजिट बड़ी सी लिखी हो, 7 2 3 4 6, फिर ऐसे लिखा हो 7 3 2 1 इंटू 3 2 5। अब हमेशा याद रखना है, जैसे कहीं 5 मिल जाए यूनिट प्लेस पे और दूसरे यूनिट, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 होता है, कुछ ऐसे 2 नहीं मिल रहा होता। चलो पहले इसको बाद में, पहले ये समझो, जैसे कहीं पर 5 मिल जाए मल्टीप्लाई में और कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर मिल जाए, कहीं पे भी इवन नंबर मिल जाए, तो उसका यूनिट यानी उसका इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा 0 होगा। इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा 0 होगा। कहने का मतलब इकाई का अंक क्या होता है, समझ में आया कि नहीं। मान लो इसका मल्टीप्लाई कराओगे, सभी नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे, तो कोई भी नंबर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, जो लास्ट में नंबर आएगा, जो यहाँ पे आएगा आखिरी में, वो मेरा 0 आएगा। मान लो जैसे मल्टीप्लाई करने, हमें नहीं पता है कितना आएगा, लेकिन मैंने मान लिया 3 4 7 8 9 4 6 ऐसे करके ये नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करने में। तो जो लास्ट में जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा, जो इकाई नंबर आएगा, वो क्या आएगा, हमेशा 0। जब कंडीशन कैसी हो, 5 गिवन हो और कोई कहीं पर मल्टीप्लाई में हमें क्या गिवन हो, इवन नंबर गिवन हो, तो हमेशा उसका आंसर आप 0 लगा दीजिए। कुछ नहीं करना है, ना मल्टीप्लाई ना कुछ। ठीक है, समझ गए। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा आप ये भी सोच सकते हो कि देखो यूनिट में यूनिट का मल्टीप्लाई करा दो, 5 1 जा 5 यानी 5 आएगा यूनिट प्लेस पे, तो 5 1 जा 5। अब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो, तो 5 6 जा 30, 30 में क्या यूनिट प्लेस बन रहा है, 0, तो बस आपका आंसर 0 हो गया। दूसरा क्वेश्चन और मैं समझाता हूँ इसी पे, 3 4 7 6 2 1 3 4 6 4 2 ऐसे लिखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें मैंने यूनिट प्लेस का नंबर पूछ रहा हूँ, तो क्या करिए, 6 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 6 4 जा 24 होता है ना, 24 कितना बचा 4, 4 का मल्टीप्लाई, अब 24 हुआ, 24 में यूनिट प्लेस का नंबर क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 में करा दीजिए। इधर 6 है ना, तो 4 6 जा 24, फिर से 4 आ रहा है, तो आंसर आपका 4 हो गया, काम खत्म। और एक क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। 3 4 5 7 6 7 इंटू 1 2 1 6 5 3 इंटू 7 6 9, ये बन गया। मान लो इतना नंबर है, इसकी मुझसे यूनिट प्लेस का नंबर पूछ रहा है, तो 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27 कितना बचा, यानी यूनिट प्लेस पे नंबर कितना है, 7 है ना, तो 7 इंटू 7 कितना मल्टीप्लाई हुआ, 49, 49 का मतलब यूनिट प्लेस पे 9, आंसर आपका 9, काम खत्म। बात समझ में आई कि नहीं है, आंसर 9, काम खत्म। यहाँ पे आंसर 4, काम खत्म। नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहे हैं। देखो 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 कराओगे भाई मेरे 27 ही तो आएगा। 27 में यूनिट प्लेस चेक करो कितना है, 7 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 इंटू 7 49, कितना आ गया 49, तो आंसर आपका 49 में यूनिट प्लेस क्या 9 है, तो आंसर हमारा 9 है, काम खत्म है। नहीं समझ में आया, ये तो मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट हैं। अभी बहुत चीज़ इसमें यूनिट वाले, और ये कह तो यूनिट का सर बता क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे क्या होता है कि कोई भी कैलकुलेशन को हम आंसर तक पहुंचने के लिए इसका यूनिट नंबर का यूज कर सकते हैं, यानी इकाई अंक का यूज कर सकते हैं यूनिट का नंबर फाइंड करने के लिए। समझ गए।
तो उसको भी हम निकालना तो आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल क्लास इतनी ही रखेंगे। अगली क्लास में बहुत सी चीज़ें हैं इसी में अभी, तो वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ओके, थैंक यू बाय। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप खूब दबा के डिसलाइक करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए ओके, थैंक यू बाय।